नमस्कार एवटेरिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत उपाध्याय और आज की जो बातचीत होने वाली है, दो सफल अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, लेकिन दोनों में एक बात सिमिलर है और वो बात ये है कि हमारे साथ कुंदन भी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुकेश भी हैं, प्रवीण सर तो हैं ही। ख़ास बात ये है कि ये दोनों लोग एसडीएम बने हैं और दोनों लोग आईआईटीएन हैं। आईआईटी से एक ही जगह से, आईआईटी धनबाद से। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं दोनों लोगों का परिचय उन्हीं के मुंह से आपसे मुज़बानी कराता हूं। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, एवटेरिया से क्या जुड़ाव रहा ये भी बताइए, और फिर आगे बात करेंगे कि आईआईटी से होते हुए क्यों इधर आए। ठीक है, रास्ता तो सीधे भी जाता था, उस पर बात करेंगे। ठीक। मेरा नाम कुंदन कुमार है और मेरा चयन हुआ है बिहार प्रशासनिक सेवा में। रैंक 174 है। एडुटेरिया में मैं दिनकर गोलंबर सेंटर पे मैं पीटी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था ऑफलाइन, और फिर लेखनी प्रोग्राम राजीव नगर सेंटर पे मैं ज्वाइन किया था, और फिर इंटरव्यू मैं यहाँ पे राजीव नगर में आकर दिया था। जी, मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैं यहीं पटना ज़िले का रहने वाला हूँ। पटना सिटी में मेरा प्रॉपर वहीं से ही मेरी पढ़ाई लिखाई सब चीज़ हुई है। और मैंने अपनी तैयारी के दौरान लेखनी प्रोग्राम के थ्रू मैं एडुटेरिया से जुड़ा, और उसके बाद फिर 1-to-1 सेशन जो सर ने लिया था, प्रवीण सर ने, उसका काफ़ी मतलब हेल्प रहा है। और उसके अलावा बाकी बुक्स वगैरह तो खैर थी ही, और साथ ही साथ बिहार स्पेशल जो सर का है तथ्य संग्रह, वो तो मतलब बिहार स्पेशल के लिए बहुत बेहतरीन बुक थी। तो यही है। तो थोड़ा सा आप ये बताइए कि ये जो कॉमन, अच्छा एक और बात बता दो, रोचक बात, कि इन लोगों को आपस में ये नहीं पता था कि ये दोनों आईआईटी आईएसएम से ही हैं। ये यहीं आकर पता चला है कि ये दोनों एक ही आईआईटी से हैं। अचानक से सुन के इनके मुंह से निकला, अच्छा आईआईटी से, कहाँ से? धनबाद से, मैं भी तो उसी में था। तो चलिए अब जल्दी से बताइए, ये पहले तो आईआईटी से होते हुए सिविल सेवा के तरफ आए, या सिविल सेवा पहले से मन में था? आईआईटी एक रूट आपने किया था कि पहले इंजीनियर बन जाएं, क्या मामला क्या है? पहले तो मन था कि इंजीनियर ही बनना है मुझे, और जब मैं कॉलेज में गया आईटी कॉलेज में, आईटी धनबाद में, तो वहाँ पे मैं कुछ सीनियर से मिला, और वो काफ़ी डेडिकेटेड थे सिविल सर्विसेज के प्रति। और उनका वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या करना चाहते हो, तो मैंने बोला मुझे जॉब करना है। बोला कि क्या करना चाहते हो, रिपीट किए, काफ़ी बार पूछे। बोला कि कुछ अपने बिहार के लिए नहीं करना है। वो सीनियर कश्मीर के थे, तो मुझे सुन के थोड़ा सा लगा कि क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे समझ में उस समय नहीं आया। लेकिन लगभग सालों लग गए मुझे उस चीज़ को समझने में कि आखिर वो क्या कहना चाह रहे हैं, कि अपने जो राज्य के प्रति मैं अपना क्या योगदान दे सकता हूँ। तो कॉलेज का एंड होते होते मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे भी सिविल सर्विस में तैयारी करना है। फोर्थ ईयर में थोड़ा बहुत मैं तैयारी किया भी था, और कॉलेज से निकलने के बाद मैं एज ए टीचर में आईटी जेई जो कोचिंग है उसमें फिजिक्स, यस सर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबल भी होना था। और मैं चाह रहा था कि मैं दोनों सिविल सर्विसेज की तैयारी और जॉब दोनों एक साथ करूं, और जब ज़रूरत ऐसा लगे कि मुझे जॉब छोड़ के फुल टाइम तैयारी करनी है, तब मैं फुल टाइम तैयारी करूं। लेकिन उसके बाद कोरोना काल आया, वहाँ पे कई सारे जो कोचिंग क्लासेस थे सारे बंद हो गए थे, तो मुझे ऐसा मौका मिला कि चलो अब पूरी तरीके से इसमें लग जाना चाहिए। उसके बाद मुझे लगभग 5 साल लग गए, 4 अटेम्प्ट लगा, और फिर मैं यहाँ तक पहुँचा। बहुत बढ़िया। ये जो अटेम्प्ट की बात इन्होंने की, तो मैं एक प्रश्न इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो बच्चों का भी प्रश्न है, कि बहुत लोग सोचते हैं ऐसा कि आईआईटी किए, इंजीनियरिंग फील्ड का बच्चा है, वो जाएगा यूपीएससी देगा, बीपीएससी देगा और पहले ही अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ तो इंजीनियरिंग वालों के लिए ही जगह बनाया गया है। तो क्या आप लोग यहाँ पहुँचे तो सिविल सेवा की तैयारी शुरू की तो उतना ही आसान रास्ता था जैसा लोग सोचते हैं, या आपको भी वो चैलेंजेस फेस करने पड़े जो नॉर्मल स्टूडेंट को भी फेस करना पड़ता है? सबसे पहले तो सर, जो फील्ड जब चेंज करते हैं हम लोग, मतलब उधर इंजीनियरिंग से जब हम लोग इधर नॉन टेक के साइड, यानी टेक से जब नॉन टेक के साइड जब शिफ्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग में तो सर काफ़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम लोग जो नॉन टेक होता है वो 10 तक ही पढ़े रहते हैं। और इधर क्या है कि आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, और वो भी काफ़ी मतलब 11-12 के बाद आगे भी कंटिन्यू होती है। तो उस दौरान क्या होता है कि आपको समय तो देना ही पड़ता है, क्योंकि बिना उसको समय दिए हुए सब्जेक्ट पे पकड़ नहीं बनता है। तो जब तक वो पकड़ नहीं बनेगा तब तक डिफ़िकल्टी होती है, और डिफ़िकल्टी हम लोग को भी होती है, लेकिन समय लग गया ये सब करते हुए? सर मैंने 67 से स्टार्ट किया था देने के लिए, 67, 68, 69, और अब 70th में हुआ है। यानी चौथा चौथा प्रयास था ये अटेम्प्ट है, आपका? यस सर। अच्छा,
क्या डिफ़िकल्टीज, जैसे मान लीजिए एक तो सिलेबस समझना, ये फिर भी उसके बावजूद चूंकि ऐसा माना जाता है कि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं तो वो उनको समझने में थोड़ा कम मतलब ज़्यादा समय लगता होगा, इंजीनियर तो बुद्धिमान होते हैं, वो पहले ही बार में सब सीख जाते होंगे, तब भी 4 अटेम्प्ट क्यों? सर ऐसा होता है कि जो मेन जो सिलेक्शन का मोड होता है वो होता है सर आंसर राइटिंग। और आंसर राइटिंग एक ऐसा चीज़ है जो आप एक दिन में या एक महीने में तो नहीं सीख सकते। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। कुछ होते हैं जो कर लेते हैं, लेकिन ऐसा मैंने देखा है कि आपको जो है प्रोग्रेसिवली इम्प्रूव करना पड़ता है उस चीज़ को। जितना ज़्यादा आंसर लिखेंगे, टॉपर्स वगैरह ये सब की मतलब गाइडेंस लेंगे, उनकी कॉपीज़ को देखेंगे, तो वहाँ से क्या होता है कि हमारे भी आंसर्स इम्प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। और मैंने ऐसा देखा है सर कि जैसे मैं 67th में भी लिखा, 69th में भी आंसर जो मैंने मेंस का लिखा था, और इस बार जो मैंने 70th में जो लिखा है, तो वो आंसर राइटिंग का इम्प्रूवमेंट हमको दिखा। खुद सेल्फ ही हम रियलाइज़ किए कि नहीं, वो आंसर राइटिंग इम्प्रूव एक टाइम लेता है, और वो कितना टाइम लेगा ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना मतलब वो करते हैं। तो डिफ़िकल्टी डेफिनेटली हम लोग भी फेस किए हैं उस चीज़ के लिए। आंसर राइटिंग पर ही आ जाते हैं। लेखनी वाला जो कार्यक्रम आप कह रहे हैं, आप दोनों लोग लेखनी में तो थे ही। हाँ, तो लेखनी कार्यक्रम में ये इम्प्रूवमेंट जो मुकेश बता रहे हैं कि ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट को उन्होंने फील किया है, ये उस समय जब आप टेस्ट दे रहे होते हैं तो क्या एनालाइज कर पाते हैं कि कैसे आप ग्रेजुअली आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, किन किन चीज़ों को शामिल कर रहे हैं अपने आंसर में जो पहले नहीं था। पहला टेस्ट जब दे रहे हैं और 15वां दे रहे हैं, उसमें एक ह्यूज डिफरेंस है। ये अगर नए विद्यार्थी को समझना हो कि क्या क्या चीज़ें आपने खुद उसको ठीक किया और ग्रेजुअली इम्प्रूव कर लिया। सर और लेखनी कार्यक्रम से अल्टीमेटली आपको कैसे ये फ़ायदा हुआ? इसका सर जवाब शुरुआत होता है 69th का जो मेंस का रिजल्ट आया, उसमें मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था। तो शुरू में तो काफ़ी परेशान हुआ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं क्वालिफाई करूँगा ही करूँगा, एटलीस्ट मेंस करूँगा, फाइनल का बाद में देखा जाएगा। तो शुरुआत में परेशानी हुई, काफ़ी मैं सैड था। फिर मुझे लगा कि अपनी गलती है, अपनी गलती को मानना पड़ेगा। मैंने अपने जो कॉपी बीपीएससी प्रोवाइड कराती है, वहाँ से मैंने अपना गलतियाँ निकालना शुरू किया। मैंने लिस्ट किया कि कितनी गलतियाँ मेरी थी, जो कि बहुत ही ऑब्वियस थी, और उसका मैंने प्लान एक्चुअली बनाया भी था कि इसे सही करना है, लेकिन आलस के कारण या फिर केयरलेसनेस के कारण बोल सकते हैं कि मैंने उसको सही नहीं किया। तो मैंने लिस्ट डाउन किया कि इंट्रोडक्शन का क्वालिटी थोड़ा बेहतर हो सकता है, फिर कंक्लूजन बेहतर हो सकता है। बहुत सारे ऐसे रेडीमेड टॉपिक्स हैं जिससे पूछे जाते हैं, तो क्यों ना वैसे टॉपिक्स का इंट्रोडक्शन कुछ याद किया जाए, ताकि उसको हम मोल्ड करके क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से मोल्ड करके वहाँ पे लिखें। इससे क्या हुआ मेरा कि क्वेश्चन पढ़ें और उसका आंसर लिख रहे हैं, बीच में जो 30 सेकेंड का जो सोचने का समय होता वो बचता गया। यानी कि जीएस पेपर 2 में कुल मिला के 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे, 15 शॉर्ट और 5 लॉन्ग। उससे ये हुआ कि मुझे 30 सेकेंड्स बच गए, मैं डायरेक्ट इंट्रोडक्शन शुरू कर सकता था, और मेरे पास पहले से रटाया भी था। मैंने समझा और उसका जो रटाया था उसको मैंने टेस्ट सीरीज में इस्तेमाल भी किया था। फिर मैंने अलग अलग टॉपिक्स के लिए थीम बनाया कि अगर सिर्फ एक सिंपल सा टॉपिक का नाम दे दिया गया, पटना कलम पेंटिंग, तो इसको हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसमें हम आखिर क्या क्या लिखें। कुछ भी लिख सकते हैं, मात्र हमारे पास 2 ही पेज है, नॉलेज है 10 पेज लायक, और हमारे पास पेजेज अवेलेबल हैं 2 पेज, और समय का है 5 से 6 मिनट का। तो उससे मैंने बोला कि ठीक है, पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर बैकग्राउंड लिखना कि आखिर कहाँ से आया, फिर इसके फीचर्स क्या हैं। ठीक है, फीचर्स हैं, इतने अच्छा पेंटिंग है, फिर एक डिक्लाइन क्यों हो गया, तो डिक्लाइन भी लिखना होगा, और फिर इसका कंक्लूजन लिखना होगा। 2 पेज में इसको कैसे किस तरीके से सीमित रखें, उसका भी मैंने डिज़ाइन बनाया। फिर अलग क्वेश्चन, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो लिखना मेरे लिए बहुत टफ था, मुझे समझ में नहीं आता था कि इसको अप्रोच कैसे किया जाए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन मैंने लिखा कि ठीक है इसका ये करेंगे, और फिर जो स्टेटमेंट है उसको हम अगले पैराग्राफ में, या तो पैराग्राफ के फॉर्मेट में या तो फिर बुलेट पॉइंट के फॉर्मेट में मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा स्टेटमेंट को, उसके बाद जो भी पॉइंट्स होंगे उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो इस तरीके से मैंने खुद में सुधार लाया। अच्छा, आपने बताया कि ये मेंस की बारीकियां आपने समझाई जी। ये आपने सीखा, इसको आपने इम्प्लीमेंट किया। ये तो हो गया कि जब आप लास्ट डे पहुंचे हैं तो ये सब कुछ सीख चुके हैं। जी। फर्स्ट डे जब आपने स्टार्ट किया जी। और टेस्ट में आए बैठे, जी। तो कैसी पोजीशन थी उस समय? ये सब मैं चीज़ पर्ची में लिख कर लाया था फर्स्ट टेस्ट में, कि मुझे चाहे हो जाए चाहे जो हो जाए ये गलतियां नहीं करनी है। मुझे एक डायग्राम बनाना है, फ्लो डायग्राम, मुझे हो सके तो मैप बनाना। मैं लिखा हुआ था अलग से एक पर्ची में जो येलो कलर की होती है, उसको लेकर रखा था, बगल में चिपकाए हुए था कि मुझे ये सब टिक लगाना है कि कौन कौन सी चीज़ें, परफॉर्मेंस कैसा है, खुद को मैं खुद से ग्रेड कर सकूँ। और फर्स्ट टेस्ट में ही आई थिंक
मेरा रैंक टॉप 3 में था, फर्स्ट था। ओवरऑल हमेशा टॉप 5 टॉप 10 आगे पीछे थोड़ा सा होता रहा है। तो उससे फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे और इम्प्रूव किया। अगर उसमें कुछ गलतियाँ रह गई थी, लॉन्ग क्वेश्चन में मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा था, शॉर्ट में अच्छे स्कोर हो पा रहे थे। तो मेरा टारगेट था कि कैसे हर एक टेस्ट में लॉन्ग में मैं एक एक मार्क्स इम्प्रूव करता जाऊँ। और ये ऐसा हुआ कि फुल टेस्ट आते आते जो मेरे लॉन्ग टेस्ट में लॉन्ग आंसर में 15 दूनी 30 नंबर आते थे, वो बढ़कर 20 दूनी 40 आने लगे। 10 नंबर का मुझे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला पहले टेस्ट से लेके आखिरी टेस्ट तक। जी चलिए, बहुत बढ़िया। एक चीज़ यहीं पर मैं जानना चाहता हूँ कि इन्होंने एक बात बताई, बहुत अच्छी बात है, जो सारे विद्यार्थियों को पता होना चाहिए कि हमारे पास कंटेंट 10 पेज का है, लिखना 2 पेज में है। तो अब इसके लिए, जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे लिखने कार्यक्रम में कि मॉडल आंसर जो बनाया जाता है उसमें इस बात का ख्याल रखा जाता है। हाँ, कैसे इस समस्या को आम लोग टैकल करेंगे? जैसे बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि इन लोगों को भी जो कंटेंट दिया जाता था, तो मान लीजिए क्वेश्चन बड़ा है और बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन वो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन है। तो मॉडल आंसर भी उसी तरह से कंसाइज करके शॉर्ट क्वेश्चन में दिया जाता था। तो एक तो वहाँ से बच्चे समझ सकते थे जो टेस्ट दे रहे हैं कि कैसे इसको हम कंसाइज करेंगे। दूसरा ये है कि इनको बताया जाता है कि अगर क्वेश्चन बड़ा है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आरेख में बता सकते हैं। जैसे अगर कारण समझाना है तो सीधा एक जगह कॉज लिखा और उसके 4 एरो बना करके आपने चारों कारण एक जगह समझा दिए। उसको पैराग्राफ में ना डाल करके बुलेट्स में आप यूज करें, उसको आरेख में यूज करें, और उससे क्या होता है, आपका समय बचता है, जगह कम लेता है। और अगर कुछ ऐसा समझाना हो जो फिगर के थ्रू समझाया जा सकता है तो फिगर बना दिए और आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से कई छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जिसका यूज करके आप समय और जगह दोनों बचाते हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चंस में इन लोगों ने वो मॉडल आंसर को अच्छे से यूज़ किया और इन चीज़ों को इम्प्रूव किया। आपसे हम जानना चाहेंगे कि टेस्ट में जब स्टार्ट किए थे तो क्या शुरुआती दौर में जब टेस्ट दिए तो कभी लगा कि हाँ थोड़ा मैं पीछे चल रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे मेरे से अच्छे हैं? क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऐसा होता है कि अच्छा IITN है तो ये तो पहले दिन टॉप कर जाएगा। तो क्या ऐसा था कि हाँ शुरू में आपको भी लग रहा था कि नहीं, पता नहीं, ये तो टफ लग रहा है? सर ये जो चीज़ आपने कही है बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात कहा है। एक्चुअली जब मैं पहला टेस्ट से जब मैं लिखा था तो सेक्शनल जो टेस्ट था उसमें मुझे 35 मार्क्स मिले थे। तो 114 नंबर। हाँ 35 मार्क्स मुझे मिले थे और टाइमली हमसे कंप्लीट भी नहीं हो पाया था। जो मैं पहला टेस्ट लिखा था क्वेश्चन मेरे से छूट गए थे, एक लॉन्ग आंसर मतलब पूरा ही छूट गया था हमसे। तो ऑल्दो हमसे छूट गया था, लेकिन जो मैंने लिखा था वो मैं सर के पास लेके गया समझने के लिए कि सर, हालांकि कंटेंट वही था लेकिन जो प्रेजेंटेशन है सर, वो चीज़ मतलब हमको सीखते सीखते थोड़ा टाइम लग गया। और दूसरा जो मैंने चीज़ सीखा था कि जो क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी जाती है कि लिखा रहता है कि हाँ ये फीचर्स लिखना है, कि फीचर्स ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल पटना कलम पेंटिंग पूछ दिया है तो पटना कलम पेंटिंग का एक इंट्रोडक्शन तो है, वो तो आप लिख सकते हैं। बहुत लोग जैसे कुछ हिस्टोरिकल डाल सकते हैं या करेंट में अगर कुछ है वैसा तो वो लिख दिया। लेकिन जो फीचर्स है तो हम ये चीज़ सीखे थे लास्ट, मतलब ये भी 70th में आंसर राइटिंग में, आप डायरेक्ट फीचर्स ऑफ पटना कलम पेंटिंग वो लिखें वहाँ पे और उसको ब्रैकेट के अंदर डाल दें और फिर उसको जो है एरो करके और अपना लिखते जाएं वो फीचर्स को। अगर पॉसिबल हो तो डायग्राम भी डाल सकते हैं। ये चीज़ मतलब थोड़ा सीखने में समय लग गया सर, और ये पिछले 2 अटेम्प्ट में नहीं हो पा रहा था। और चूँकि मैं उस समय लिखनी में हाँ ये सर वो हुआ। और 67 में मेरा सर जो ज्योग्राफी का सेक्शन है वो ज्योग्राफी में हम मतलब मेरा पेपर छूट गया था सर, क्योंकि उस समय ऑप्शनल होता था। तो ऑप्शनल का जो लास्ट का एक क्वेश्चन था वो हमको अभी भी याद आ रहा है, इंटरनेशनल बाउंड्री पे शायद कुछ वो पूछा था इंडिया का, कि कुछ था मतलब वो अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा, कुछ था वो लिखना था। तो उस समय हम उतना मतलब वो लिख ही नहीं पाए थे क्योंकि लिखते लिखते छूट गया था सर। आप भी सिविल सेवा में आने का जो कार्यक्रम बना IIT के बाद बना या पहले से मन में था? सर एक्चुअली जब हम फाइनल ईयर में गए थे तो फाइनल ईयर में जाने के बाद हमारे कई सारे सीनियर्स थे जो तैयारी करते थे, तो उनके साथ मैं कांटेक्ट में रहा सर के साथ। तो सर थोड़ा बहुत मतलब उस समय गाइडेंस वगैरह तो मिला था, लेकिन वही है ना सर कि जैसे गाइडेंस मिल गया लेकिन एक्चुअली परफॉर्म आप ही को करना है।
ठीक ये है, बहुत कोई सही बात हाँ कोई चीज़ आपको जैसे गाइडेंस दे देंगे, सब चीज़ दे देंगे, लेकिन अल्टीमेटली सिलेबस भी आप ही को खुद समझना होगा। तो वो समझने में और वो खुद से अपने आप को परफॉर्म करने में वो ये बात टाइम ले आपने लिया सौ सर। टके की बात कही है। और यहाँ पर आप सबको भी एक बात हमेशा समझना चाहिए कि कई बार आपका परसेप्शन ये होता है कि आपने किसी कोचिंग में एडमिशन ले लिया या आपने किसी टीचर का हाथ थाम लिया और आप अधिकारी बन जाएंगे, और फिर आने लगता है कि सर कुछ हो ही नहीं रहा हो ये नहीं रहा है गड़बड़ हो गया। क्योंकि आप हमेशा एक देखिए कि मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति या संस्थान या लोग, जो हम लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं कि आपको लेखनी कार्यक्रम हो या करंट अफेयर्स में जो भी आपको कंटेंट मिल रहा है, उसके पीछे 65 वो लोग काम कर रहे हैं जिन्होंने इसी बार इंटरव्यू दिया है, बीपीएससी का इंटरव्यू दिया है, जिन्होंने पहले भी दिया है इंटरव्यू, जो इस मामले में बहुत स्किल्ड हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन इन सब की घुट्टी बनाकर कोई आपको पिला नहीं सकता। अगर कोई कोचिंग दावा कर रहा है तो गलत दावा कर रहा है, कोई व्यक्ति दावा कर रहा है तो गलत दावा कर रहा है। ये बात बहुत सही है कि कोचिंग संस्थान आपको हर अपने इस अनुभव से अच्छा कंटेंट सही डायरेक्शन में, जैसे एवटेरिया के साथ प्लस पॉइंट ये है कि जो आपने बताया कि बहुत क्रिस्प मटेरियल, इतना बड़ा संसार है कंटेंट का, उसमें से छांट कर निकालना, वो सब प्रोवाइड कर देगा, लेकिन अल्टीमेटली करना आपको पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। ये एक चीज़ और सीखने वाली थी जो बताया मुकेश ने, कि इन्होंने कहा कि इनको तब भी परेशानी हुई जब ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, इनका अच्छा एक बैकग्राउंड रहा है, अच्छे स्टूडेंट रहे हैं अपने लाइफ में, अच्छा अचीवमेंट रहा है, तब भी इनको परेशानी हुई। तो बहुत सारे छात्र जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, जिनका स्कूलिंग बहुत अच्छा नहीं है, और वो ये ड्रीम लेके आते हैं कि फ़र्स्ट टाइम में ही मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, और उस चक्कर में क्या होता है कि वो एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं। वो चीज़ों को समझने के बजाय वो दबाव लेने लगते हैं कि मुझे अभी करके दिखा देना है, इसी बार में कर देंगे, नहीं होगा तो घर लौट जाएंगे, और वो उनके ऊपर ऐसा प्रेशर क्रिएट करता है कि कई बार वो बिखरने लगते हैं। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि दोनों ही जो एसडीएम बने हुए हैं, ये 4-4 अटैम्प्ट दिए हैं और असफलता भी झेली है इन्होंने, और अपने में कमी को स्वीकार किया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। और जो सार्वजनिक मंच पे भी ये बता रहे हैं कि मैंने अपनी कमियों को पहले पहचाना और फिर उस पर धीरे धीरे काम करना शुरू किया, और जैसे जैसे काम किया वैसे वैसे चीज़ें ठीक हुई, और अंततः जाकर के मनवांछित सफलता जो है वो मिली। बिल्कुल, मैं यूपीएससी की जब क्लास लेता था तो कई बार सवाल कैसे आते हैं, सर रैंक 1 कैसे आएगा। तो आपने जो अभी बोला कि इन लोगों को भी ठीक ठाक समय लग गया, जब बच्चा तैयारी करना शुरू रैंक करता है तो 1 सीधे रैंक 1 ही देखता है। रैंक 1 कैसे आएगा, इससे मेरा एक क्वेश्चन ये आता है कि आप लोग एग्ज़ाम देते हैं, तो क्या ये एग्ज़ाम जब दे के आते हैं, इंटरव्यू दे देते हैं, सब कुछ हो जाता है, तो क्या ये मन में आ गया था कि हाँ इस बार लगता है कि टॉप 10 में हम आ जाएंगे, या ये रहता है कि नहीं कुछ तो पहले मिले, किस तरह का था? सर सबसे पहले तो सर पेपर आदमी जब दे करके आता है तो सबसे पहला चीज़ है सर, ये सब्जेक्टिव पेपर है। तो ये सब्जेक्टिव पेपर है तो इसमें डिसाइड कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। ऑब्जेक्टिव है तो आप ठीक है, या तो यस है या तो नो है, सही है या तो गलत है। लेकिन सब्जेक्टिव पेपर है तो उसमें डिफ़िकल्टी मतलब है कि भाई अब क्या मार्किंग हुआ नहीं हुआ, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है गेस करना। तो मेरा तो वही था सर कि बस पीडीएफ में नाम हो, चाहे नीचे ही हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ये सबसे ईमानदार जवाब है। नहीं, बहुत ईमानदार जवाब है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमें अगर सफलता मिल जाती है तो उस समय हम इतने फूल जाते हैं सफलता से कि लगता है, और वहाँ दावा ठोकते हैं कि नहीं मैं तो पहले से ही जानता था कि मेरा तो एसडीएम ही मिलेगा। ये जब सफलता मिलती है तो उसके बाद इतनी खुशी रहती है, तो वहाँ हमको लगता है कि ये जो मिला है ये तो मैं डिज़र्व करता था, इसीलिए मुझे मिला है। लेकिन जो इन्होंने ईमानदारी से कहा कि पहले ये अभिलाषा होती है कि पीडीएफ में कहीं तो हो, और फिर दूसरी अभिलाषा होती है कि जब हो तो थोड़ा अच्छे जगह पे हो। सही बात है। तो आपको जो पूरी तैयारी हुई उसमें एक बड़ा सेक्शन है करंट अफेयर्स का, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप ये बताइए करंट अफेयर्स की तैयारी को लेकर क्या स्ट्रेटजी आपने अपनाई थी और क्या अपनाई जानी चाहिए नए बच्चों के लिए। पीटी के करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन को फॉलो करना होगा। एडुटेरिया का मैगजीन लगभग हर कोई जो भी बीपीएससी की तैयारी करते हैं, हर एक स्टूडेंट एडुटेरिया का मैगजीन पढ़ते ही पढ़ते हैं।
उसके अलावा आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से एक और मैगजीन देख सकते हैं, कोई भी अपने पसंद का। एडुटेरिया कॉमन होता है सबका, और दूसरा दूसरा इधर उधर जाते रहता है। फिर मन है तो आप यूट्यूब को कवर कर सकते हैं, जो मंथली कंपाइलेशन होता है। डेली वाला थोड़ा सा ज़्यादा मुझे ज़्यादा लगता था, मुझे लगा कि मेरे बस का नहीं है। अलग अलग मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग। जी, तो मैं कोशिश करता था कि मंथली कंपाइलेशन पढूं। और वहीं अगर मेंस की बात करूं तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहे हों। वैसे क्वेश्चन लॉन्ग में पूछे जाते हैं, तो लॉन्ग का तो फिगर आउट हो गया। और बाकी मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ता था, और जो भी इवेंट्स होते थे उसको मैं उससे फेमिलियर रहता था। और फिर उसके अलावा जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन पूछे गए थे, वहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन लड़ से गए थे। और अगर अच्छा तैयारी हो, भले ही एग्जैक्ट क्वेश्चन ना आए, अगर तैयारी अच्छी हो तो आप अपने पेरिफेरल नॉलेज का इस्तेमाल करके भी अननोन क्वेश्चन का सही जवाब दे सकते हैं। इट मीन्स कि एलिमिनेशन प्रोसेस यूज करके, थोड़ा गेसिंग प्रोसेस यूज Yes, करके आप सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं, अगर आपने बेसिक पर पकड़ बनाई है तो। यस सर। अच्छा, इसी से आपसे एक क्वेश्चन है कि जैसे अभी पीटी का एग्ज़ाम होना है, तो ये तो हम लोग ज़्यादातर मेंस की चर्चा कर रहे थे। पीटी भी चैलेंजेस था क्या, उतना ही जितना मेंस था? सर सबसे पहले तो प्रीलिम्स तो ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेज है, तो चैलेंजेस तो रहते ही हैं सर इसमें। फेल हुए कभी? यस सर, हुए हैं। 67th का जब इंटरव्यू दे करके आए थे तो उस समय भरोसा था कि हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। और उसके कुछ दिन के बाद ही 68th का भी रिजल्ट आया था सर, प्रीलिम्स का, उसमें भी फेल हो गए थे। तो बहुत बुरा दौर रहा था सर वो। तो प्रीलिम्स के लिए ये रहता है सर कि कुछ भी हो, स्टैटिक पोर्शन पे कमांड बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्टैटिक आप आज लें चाहे कुछ समय के बाद लें, उस पर अगर जब तक कमांड नहीं बनेगा तब तो डिफ़िकल्ट है निकालना। स्टैटिक पोर्शन को थोड़ा सा Static, समझाएं, ये- जो नए बच्चे हैं वो कैसे समझे क्या है स्टैटिक पोर्शन? सर स्टैटिक पोर्शन जैसे कि हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और बिहार स्पेशल है। तो इन सब में जो जैसे आपका एंशियन का पोर्शन हुआ, मॉडर्न का पोर्शन हुआ, तो जो इम्पोर्टेंट जैसे टॉपिक्स वगैरह होते हैं, जैसे जनरली आप मॉडर्न हिस्ट्री में देखते हैं सर, तो 1857 रिवोल्ट के बाद से अगर आप देखेंगे तो वहाँ से लेकर के ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंस तक में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और इधर तो और अच्छी खासी आते हैं, तो वहाँ पे तो पकड़ बनाना है। और साथ ही साथ जैसे सर साइंस एंड टेक का एक पोर्शन रहता है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या है कि हम तो स्टैटिक, जैसे उसमें बहुत सारे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, और थोड़ा बहुत जो होता है न्यूमेरिकल भी इधर मैं देखा था 71st में आया था फिजिक्स का पोर्शन। तो एटलीस्ट कम से कम फार्मूलाज वगैरह भी अगर ध्यान में हो तो एप्लीकेशन करके हो सकता है, तो उसमें भी वो कर सकते हैं। और पॉलिटी के लिए तो बेसिक तो करना ही पड़ेगा, जैसे ये फंडामेंटल राइट्स हुए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हुआ, तो ये सबसे तो क्वेश्चंस बेसिक हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि विषय पर अपनी एक अच्छी समझ हाँ, होनी अच्छी चाहिए, समझ उसके होनी बाद फिर बाकी चीज़ें जी सर। practice और हो जाती है। करंट अफेयर्स के लिए मैं तो एक ही चीज़ करता था सर, कि जैसे एग्ज़ाम से एक महीना पहले एडुटेरिया का मैगज़ीन आता था, वो मैं ले लेता था। और दूसरा मैं करता था सर कि जैसे कोई भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज़, एक तो एडुटेरिया लगाता ही था, उसके अलावा कोई भी एक बढ़िया सी जिसकी भी मतलब मैं हमको करंट का जो अच्छा लगेगा, कोई भी XYZ जो भी कोचिंग हो उसकी मैं एक और उठा लेता था। 2 कोचिंग से करते थे और वो मोर देन इनफ था। और बाकी पेपर है, ठीक है, कभी बार आ जाता है क्वेश्चंस, नहीं बने तो नहीं बने, लेकिन अब इतना है तो इतना तो करके जाना ही होगा। एक लास्ट इनसे एक और क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि आप जॉब में भी हैं, ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो आप वर्क करते हुए इतना जो आपने बताया कि हर विषय पे पकड़ होनी चाहिए, करेंट हम पढ़ लेते थे, 2-2 कोचिंग के टेस्ट भी मार देते थे, एडुटेरिया के टेस्ट तो मारते ही थे, तो इतना समय कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि ये जो जितना कुछ आप बताए ना, हो सकता है कि जो बच्चे जॉब नहीं करते हैं वो इस सब सारे चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते हैं दिन भर में, कि हम कैसे सारा विषय पढ़ लें, सारा करेंट भी पढ़ लें, टेस्ट भी बना लें। वो थक जाते हैं, बोलते हैं कि टाइम नहीं मिलता है। आप जॉब के साथ इतना कैसे मैनेज कर पाए? सर यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक और चीज़ बोलना चाहूँगा। ये मैं अभी जॉब में अभी जनवरी में गया हूँ, अच्छा, जनवरी में। उस टाइम हाँ, नहीं थे? उस टाइम जॉब में नहीं था, लेकिन एक कोचिंग संस्थान से मैं जुड़ा हुआ था सर, वहाँ पे मैं मेंटरशिप अपना देता था। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता था कि मतलब किसी तरह से सिलेबस कंप्लीट करना है, चाहे जो हो जाए। और साथ ही साथ एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सर मेरे ऊपर,
कि चूँकि फादर की टेक केयर भी करनी थी सर, क्योंकि बेड रिडन थे बिल्कुल। तो मैं और मम्मी दोनों मिल कर के टेक केयर करते थे। और चूँकि भैया उस समय चंडीगढ़ में थे BSNL में, तो वहाँ से चूँकि आ पाना भी डिफ़िकल्ट हो जाता था सर, क्योंकि जॉब में है तो जल्दी छुट्टी तो मिलती नहीं है। तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था सर। तो दोनों चीज़ों को मैनेज करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होता था, लेकिन फिर भी सर किसी तरह से मैनेज हो गया। भगवान का आशीर्वाद था, माँ बाप का आशीर्वाद था सर, तो हो गया। आप जो बोले उसमें से मुझे एक पॉइंट समझ में आया। पिताजी गंभीर रूप से बीमार थे और आप IITian है, घर पे बैठ गए हैं। मेंटरशिप देना एक IITian के लिए बहुत बढ़िया जॉब नहीं माना जाएगा कि आप आके जॉब कर रहे हैं, वो तो एक पार्ट टाइम टाइप का हो गया। तो इंटरनली या एक्सटर्नली प्रेशर तो आता होगा कि आप IIT किए हैं, फैमिली को एक्सपेक्टेशन है कि मेरा बच्चा IIT कर लिया है तो ये कमा के देगा, फैमिली का ख्याल रखेगा, और आप वो नहीं कर पा रहे हैं और प्लस पढ़ रहे हैं जॉब निकालने के लिए। पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है, और उन सब परिस्थितियों में कैसे आप अपने पेशेंस या अपनी पढ़ाई के लिए दिमाग को अस्थिर रख पाते थे? क्योंकि जब तनावपूर्ण स्थितियां होती हैं तो आप पढ़ते हैं तो वो आपके दिमाग में जाती ही नहीं है। ऐसा नॉर्मली देखा जाता है कि आप तनाव में नहीं पढ़ाई कर पाते। लेकिन जैसे कंडीशंस आप बता रहे हैं वो थोड़े से तनावपूर्ण थे आपके लिए, थोड़े नहीं मतलब बहुत थे, फिर भी आप मैनेज किए, कैसे किए, इस तनाव को कैसे झेलें? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके अपने पर्सनल लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, तो वो कई बार प्रॉब्लम से हार जाते हैं। आप नहीं हारे, ये एक बहुत बड़ी बात आपने मुझे अभी दिखाई है, तो मैं जानना चाहूँगा। सर सबसे पहले तो इस चीज़ के लिए मैं अपनी माता का धन्यवाद देता हूँ, और पिताजी का भी। दो ठीक है, ऑल्दो बेड पर थे, लेकिन वो कभी भी, हमको आज तक रिकॉर्ड है सर, कभी भी मैं अगर फेल भी हुआ हूँ तो कभी आज तक मुझसे ये नहीं पूछे कि हाँ भाई नहीं फेल हुआ है तो बड़ा फेल हो गया है तो मतलब ये कर लो या वो कर लो, नहीं। उन्होंने कभी आज तक प्रेशर नहीं क्रिएट किया। जो था मतलब मम्मी और पापा दोनों मिलके इतना कॉन्फिडेंस मतलब बढ़ाते थे। मैं ठीक है फेल होके आता था, बगल में बैठता था, थोड़ा आंखों में आंसू भी आ जाते थे, रोता भी था उस टाइम, लेकिन फिर भी दोनों आदमी मिलके काफ़ी हिम्मत दिए सर। इवन फादर मेरे जो बेड रिडन थे वो तो वहाँ से भी, और चूँकि मैं एक चीज़ देखा कि भाई अगर कोई व्यक्ति उस कंडीशन में भी अगर आपको मोटिवेशन अगर दे रहा है, वो भी खुद अपने गार्जियन मतलब फादर हैं, तो ऑटोमेटिकली सर एनर्जी डबल हो जाती है सर उस मोमेंट पे। अभी पिताजी साथ नहीं है? नहीं सर, पिताजी पिछले साल ही, मतलब मैं मेंस दे करके आया था, उसके बाद फिर 1 मंथ मैक्सिमम सर 12 जून को ही वो मतलब चल बसे थे। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज़ था सर उस टाइम, क्योंकि अब वही है सर, पेरेंट्स होते हैं तो थोड़ा एनर्जी आदमी का हाई रहता है। और रिज़ल्ट भी जब आया था सर, तो मैं वहाँ पे PDF में, मैं तो सिर्फ नाम देख कर के ही खुश था। तो पहले मम्मी को कॉल किया, तो थोड़ा होता है सर कि अगर जैसे ठीक है आप जिनके लिए आप सपना देख रहे हैं अगर वहीं नहीं रहते हैं तो एक खालीपन टाइप का महसूस हो जाता है सर उस मोमेंट पे। कोई बात नहीं है, कई बार परिस्थितियाँ अपने हिसाब से नहीं होती हैं। जहाँ भी पिताजी होंगे वो आप पे गर्व कर रहे होंगे, और हमें भी और पूरी ड्यूटेरिया टीम को आप पे गर्व है कि इन परिस्थितियों में आपने वो करके दिखाया जिसके लिए आप चले थे। और आपके इस हौसले से बहुत लोगों को हौसला मिलेगा कि कठिन परिस्थितियों को पार करके मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल। कुंदन, आप, मैं देख रहा था कि भावुक हो गए इन सब बातों को सुनकर। ज़िंदगी में सबके तमाम तरह के उतार चढ़ाव तो होते ही हैं। कई बार जब रिज़ल्ट दिखता है तो वो उतार चढ़ाव की कभी बात नहीं होती। तो क्या आपकी ज़िंदगी में भी कोई उतार चढ़ाव भरा पल आया, कभी लगा, या फिर ऐसा लगा हो कि ये तैयारी या ये विद्यार्थी जीवन अब गिव अप कर दें? मैं इसके लिए मैं अपने पेरेंट्स का और अपने खासकर भाई बहन का भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे कभी ऐसा फील होने नहीं दिया, फील ही नहीं होने दिया। शायद मम्मी पेरेंट्स तो सफ़र करते ही अपने बच्चों के लिए किए हैं, लेकिन उन्होंने कभी मेरे ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं होने दिया, हमेशा कॉन्फिडेंस बढ़ा के रखा। मेरा छोटा भाई बड़ी बहन दोनों जॉब करती है, उन्होंने बोला कि हम संभाल लेंगे, तुम एक अटेम्प्ट और दो, अगर फेल होते थे तो मतलब भरोसा दिखाते थे कि उन्हें लगता था कि मैं कर सकता हूँ। तो उतार चढ़ाव था, लेकिन घर वालों ने उसे मैनेज कर दिया। उनको पता था कि किसी तरीके से हम अभी
इस सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं तो आगे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो इसी तरीके से चलता है जब हम तमाम लोगों से बात करते हैं। देखिए यहीं दो लोग बैठे हुए हैं, दो अलग अलग परिस्थितियां हैं, और ऐसे ही जितनी भी सफल कहानियां हैं या फिर असफल कहानियां हैं, उनकी भी अपने अपने बैकग्राउंड हैं, अपनी पृष्ठभूमि है, अपना संघर्ष है, और बहुत सारी ऐसी उतार चढ़ाव की बातें हैं जो अक्सर सामने आती रहती हैं। तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग बहुत ग्राउंडेड लोग हैं। अच्छी बात यह है कि आपने जिस ऑनेस्टी से जवाब दिया, जो भी बच्चे देख रहे होंगे उनको भी ये समझ में आएगा कि नहीं, ये मैं जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आ रहे हैं मैं उनको ये समझाता हूँ कि जब आप पास कर जाते हैं ना तो आप बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल बन जाते हैं। हाँ, आपके द्वारा बताए गए मार्ग, आपके द्वारा सिखाई गई चीज़ें बहुत लोगों को इम्पैक्ट करेंगी। अगर आप उनको कुछ गलत सलाह देंगे तो वो बिखर सकता है वो नया बच्चा। तो इसलिए आप हमेशा उसको सही सलाह दें, जो जेन्युइन चीज़ें हैं वही बताएं, और उससे उनको दिशा मिलेगी। अगर वो कल होकर के अधिकारी बनेंगे तो आपको धन्यवाद कहेंगे कि भैया ने हमें बहुत अच्छा सलाह दिया था या बहुत अच्छा मार्ग दिखाया था जिससे हम यहाँ तक पहुँचे। तो मुझे लगता है कि एक सिलेक्टेड कैंडिडेट हो या जो एक सफल अभ्यर्थी रहा हो, उसका ये दायित्व तो बनता है कि वो अपने आने वाले जनरेशन को पुश करे, वो दे उनको सके जो दे सकते हैं वो दें, सही बात। और उनको सही दिशा दिखाए ताकि वो भी भविष्य में अपने मंजिल को पा सके। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का। और लास्ट में हमारे इस कार्यक्रम की हमने एक रवायत बना ली है, एक सेल्फी के साथ इसको ख़त्म करते हैं। तो आइए एक सेल्फी के साथ ख़त्म किया जाए। फ़ोन लाइएगा भाई मेरा।